एक सवाल है जो मुझे हमेशा से बहुत सोच में डालता है। कुछ लोग कैसे एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं या अपनी पूरी जमा पूंजी एक नए आइडिया पर लगा देते हैं, और वहीं कुछ लोग अपनी नौकरी बदलने के ख्याल से ही घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये लोग किसी अलग ही मिट्टी के बने होते हैं या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान है जिसे हम सब समझ सकते हैं? और यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत के केंद्र में है। अक्सर हम इसे सिर्फ हिम्मत या कह लीजिए पागलपन कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे हमारे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प खींचतान चल रही होती है। आज हम इसी खींचतान की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास द आर्ट ऑफ रिस्क नाम की एक किताब के कुछ बेहतरीन विचार हैं जो जोखिम लेने के पीछे के मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस को एक तरह से खोल कर रख देते हैं। हमारा मिशन है इस किताब की सबसे मजबूत रणनीतियों को समझना, ताकि ये पता चल सके कि डर को कंट्रोल करके सोचें समझे यानी कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिए जा सकते हैं। चलिए इसे खोल कर देखते हैं, और कहानी शुरू होती है हमारे दिमाग के अंदर से। बिल्कुल। और सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जोखिम लेने का फैसला कोई एक चीज नहीं है। ये हमारे दिमाग के अंदर तीन खिलाड़ियों के बीच एक लगातार चलने वाली बहस है। एक आपको रोकता है, दूसरा आगे बढ़ने के लिए तर्क देता है और तीसरा इनाम का लालच देता है। दिमाग के अंदर तीन खिलाड़ी? ये सुनने में ही दिलचस्प लग रहा है। तो कौन है ये तीन खिलाड़ी? सबसे पहला और शायद सबसे ताकतवर है एमिगडाला। इसे आप दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड समझिए। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ बिल्कुल, जो हमेशा खतरे के लिए तैयार रहता है। जैसे ही कोई अनजानी या जोखिम भरी स्थिति आती है, ये तुरंत अलार्म बजा देता है, रुको खतरा है, पीछे हटो। ऊंची चट्टान के किनारे खड़े होने पर जो पेट में एक अजीब सी फीलिंग होती है, हाँ हाँ। या बॉस के सामने कोई नया आइडिया रखने से पहले जो दिल धड़कता है, वो इसी का काम है। इसका एकमात्र मकसद है आपको सुरक्षित रखना। तो ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन अगर सिर्फ यही होता तो कोई भी कभी कोई जोखिम लेता ही नहीं। तो इसे कौन चुनौती देता है? इसे चुनौती देता है हमारा दूसरा खिलाड़ी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का सीईओ है। अच्छा, सीईओ। हाँ, ये सिक्योरिटी गार्ड इधर चिल्लाता नहीं है, बल्कि शांति से विश्लेषण करता है। ये पिछले अनुभवों को देखता है, भविष्य के लक्ष्यों पर गौर करता है और फायदे नुकसान का हिसाब लगाता है। अगर इस सीईओ को लगता है कि जोखिम लेने से मिलने वाला इनाम खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड यानी एमिगडाला को शांत कर सकता है और कह सकता है, शांत हो जाओ, मैंने सब देख लिया है, आगे बढ़ना ठीक है। और तीसरा खिलाड़ी जो इस खेल को और भी मजेदार बना देता है, वो है डोपामीन सिस्टम। इसे आप दिमाग का मोटिवेशन कोच कह सकते हैं। डोपामीन सिर्फ फील गुड केमिकल नहीं है, ये असल में हमें कुछ पाने के लिए उकसाता है। जब हम कोई जोखिम लेते हैं और मान लीजिए सफल हो जाते हैं, तो ये सिस्टम डोपामीन रिलीज करता है, जिससे हमें जीत और रोमांच का एहसास होता है। और यही वो एहसास है जो हमें और बड़े जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर ये कोच बहुत ज्यादा हावी हो जाए, तो इंसान सिर्फ उस रोमांच के पीछे भागने लगता है और फिर वो सीईओ की तार्किक आवाज को अनसुना कर देता है, जैसा कि जुए की लत या बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने में होता है। तो ये जानना मेरे लिए एक रियल आई ओपनर है। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं है। स्मार्ट रिस्क टेकर असल में वो है जो अपने दिमाग के अंदर चल रही इस बहस का एक अच्छा मैनेजर बन जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड की चेतावनी को सुनता है, सीईओ के एनालिसिस पर ध्यान देता है और मोटिवेशन कोच के उत्साह को सही दिशा देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक स्किल है, इन तीनों आवाजों के बीच बैलेंस बनाने की कला। ठीक है, तो ये दिमाग के अंदर की खींचतान हुई। लेकिन यहाँ एक आम धारणा है जिसे ये किताब चुनौती देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग बड़े बड़े जोखिम उठाते हैं वे निडर होते हैं, उन्हें डर ही नहीं लगता। क्या ये सच है? ये शायद जोखिम लेने से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक है। सच तो ये है कि निडरता जैसी कोई चीज है ही नहीं। डर एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। ये हमारे शरीर का लाखों साल पुराना सर्वाइवल सिस्टम है। जब आप कोई बड़ा जोखिम लेते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़केगा, आपकी हथेलियों में पसीना आएगा। ये एक सामान्य और जरूरी प्रतिक्रिया है। ये दिखाता है कि आपका सिस्टम काम कर रहा है। तो फिर एक सफल रिस्क टेकर और एक आम इंसान में फर्क क्या है, अगर दोनों को डर लग रहा है? फर्क ये नहीं है कि उन्हें डर लगता है या नहीं। फर्क ये है कि वे उस डर के साथ करते क्या हैं। ज्यादातर लोग डर को एक स्टॉप साइन की तरह देखते हैं। जैसे ही डर महसूस हुआ, वे रुक जाते हैं।
लेकिन जो लोग सोचे समझे जोखिम लेते हैं वे डर को स्टॉप साइन की तरह नहीं बल्कि एक चेक इंजन लाइट की तरह देखते हैं। चेक इंजन लाइट मतलब ये एक सिग्नल है कि रुको और ध्यान दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी बंद कर दो। बिल्कुल, डर का सिग्नल कहता है सावधान, ये कुछ नया है, कुछ जरूरी होने वाला है। क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है? क्या तुमने हर पहलू पर सोच लिया है? तो वे डर को दबाने की कोशिश नहीं करते, वे उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, बेहतर तैयारी के लिए, ज्यादा फोकस करने के लिए। वे डर को महसूस करते हुए भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है, और कंफर्ट जोन के बाहर डर का होना लाजमी है। ठीक है, तो अगर निडर होना एक मिथक है और डर को मैनेज करना ही असली कला है, तो सवाल ये उठता है कि कोई इसे सीखे कैसे? क्या इसका कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका है? ये थ्योरी में तो अच्छा लगता है, पर असल में इसे कैसे किया जाए? हाँ, और यहीं पर रिस्क लैडर यानी जोखिम की सीढ़ी का कॉन्सेप्ट आता है। ये कहता है कि जोखिम लेने की क्षमता कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे धीरे धीरे बनाया जाता है। आप पहले दिन जिम जाकर 100 किलो वजन नहीं उठाते, आप 5 किलो से शुरू करते हैं। और हर बार जब आप वो 5 किलो सफलतापूर्वक उठा लेते हैं, तो आपका दिमाग कहता है हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, और फिर आप 10 किलो के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, हर छोटी सफलता आपके दिमाग में आत्मविश्वास का एक सर्किट बनाती है। किताब में साइकिल चलाने का उदाहरण दिया गया है जो एकदम सटीक है। पहले बच्चा सहारे से चलाता है, फिर गिरता है, फिर संतुलन बनाता है, और एक दिन वो बिना डरे साइकिल चलाने लगता है। उसने सीधे रेस में हिस्सा नहीं लिया, उसने सीढ़ी का हर पायदान चढ़ा। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? साइकिल चलाना एक बात है, पर कुछ डर इतने बड़े होते हैं कि पहला कदम उठाना ही नामुमकिन लगता है। जैसे किसी को अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना हो, उसका पहला छोटा कदम क्या होगा? उस सीढ़ी का पहला पायदान तो जमीन से मीलों ऊपर लगता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। उस मामले में पहला कदम नौकरी छोड़ना नहीं है। पहला कदम है अपनी नौकरी के साथ साथ हफ्ते में 5 घंटे अपने बिजनेस आइडिया पे रिसर्च करना। ये एक छोटा मैनेजेबल जोखिम है। अगला कदम हो सकता है एक प्रोटोटाइप बनाना या 10 संभावित ग्राहकों से बात करना। छोटे छोटे स्टेप्स। हाँ, फिर शायद एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर उसे पूरा करना। इनमें से हर एक कदम सीढ़ी का एक पायदान है। आप सीधे छलांग नहीं लगा रहे, आप एक पुल बना रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े उद्यमियों ने भी यही किया है। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक झटके में नहीं लगाई। उन्होंने छोटे छोटे प्रयोग किए, सीखा और फिर बड़ा दांव खेला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जोखिम लेना असल में एक ट्रेनिंग का विषय है, ये कोई पैदाइशी हुनर नहीं है। निश्चित रूप से ये किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्रोसेस है। किताब में एक बेहतरीन तुलना की गई है। एक फायर फाइटर जलते हुए घर में इसलिए नहीं कूदता क्योंकि वो निडर है, बल्कि इसलिए कूदता है क्योंकि उसने सैकड़ों घंटे इसकी ट्रेनिंग ली है। उसने हर तरह की स्थिति का अभ्यास किया है। उसकी ट्रेनिंग ने डर को खत्म नहीं किया बल्कि डर पर काबू पाने की क्षमता दी है। हम भी जीवन के जोखिमों के लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग दिखती कैसी है? क्या इसके कोई खास तरीके हैं? हाँ, 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है एक्सपोजर। एक्सपोजर? हाँ, यानी जिस चीज से डर लगता है उसका सामना करना, लेकिन धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से। अगर किसी को पानी से डर लगता है तो उसे सीधे गहरे समुद्र में नहीं फेंकते। पहले उसे पानी में पैर डालने के लिए कहते हैं, फिर कमर तक आने के लिए, और धीरे धीरे उसका दिमाग उस स्थिति को सामान्य मानने लगता है। दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है एमिगडाला, वो शांत होने लगता है। और दूसरा तरीका मुझे लगता है ये उन स्थितियों के लिए होगा जहां आप सीधे एक्सपोजर नहीं ले सकते। सही पकड़ा। दूसरा तरीका है सिमुलेशन, यानी असली जोखिम लेने से पहले उसका अभ्यास करना। पायलट असली प्लेन उड़ाने से पहले हजारों घंटे फ्लाइट सिमुलेटर पर हर खराब स्थिति का अभ्यास करते हैं। लेकिन ये सिर्फ पायलटों के लिए नहीं है। अपनी अगली बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले सिर्फ स्लाइड्स को पढ़ना सिमुलेशन नहीं है। असल सिमुलेशन है किसी दोस्त के सामने प्रेजेंटेशन देना और उसे मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछने के लिए कहना। अच्छा। दिमाग को असली दबाव का अनुभव कराना ही कुंजी है। जब आप असली स्थिति का सामना करते हैं तो आपके दिमाग को लगता है मैं यहां पहले भी आ चुका हूं, मुझे पता है कि क्या करना है। हमने ट्रेनिंग, अभ्यास और दिमाग के तार्किक हिस्सों की बात की, लेकिन कभी-कभी सारी तैयारी के बावजूद अंदर से एक फीलिंग आती है कि ये सही नहीं है या यही करना चाहिए। इस गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान का इस पूरी साइंस में क्या रोल है? क्या हमें इसे सुनना चाहिए या अनदेखा कर देना चाहिए? ये एक बहुत ही आकर्षक पहलू है। दुनिया के सबसे अनुभवी रिस्क टेकर्स, चाहे वो निवेशक हों, डॉक्टर हों या सेना के जनरल, अक्सर अपने अंतर्ज्ञान पर बहुत भरोसा करते हैं।
और ये कोई जादू नहीं है। अंतर्ज्ञान असल में हमारे अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड की सुपर फास्ट डेटा प्रोसेसिंग क्षमता है। हमारा दिमाग सालों से जमा किए गए अनगिनत अनुभवों, पैटर्न्स और जानकारियों को मिलीसेकंड में स्कैन करता है और बिना किसी सचेत तर्क के हमें एक सिग्नल भेजता है। तो ये अनुभव का निचोड़ है जो एक भावना के रूप में सामने आता है। बिल्कुल। एक मशहूर सीईओ की कहानी है जो डेटा के खिलाफ गए और अपनी गट फीलिंग पर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो जबरदस्त हिट हुआ। बाद में पता चला कि उनका अवचेतन मन बाजार के उन छोटे-छोटे संकेतों को पकड़ रहा था जिन्हें डेटा एनालिस्ट नजरअंदाज कर रहे थे। जितना ज्यादा आपका अनुभव होगा, आपका अंतर्ज्ञान उतना ही शक्तिशाली और सटीक होगा। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। क्या हमारा अंतर्ज्ञान हमेशा सही होता है? कभी-कभी गट फीलिंग असल में हमारा डर या हमारा कोई पूर्वाग्रह भी तो हो सकता है। ये एक बहुत जरूरी बात है। अंतर्ज्ञान हमेशा सही नहीं होता। इसीलिए स्मार्ट रिस्क टेकर्स सिर्फ अंतर्ज्ञान पर भरोसा नहीं करते, वे उसे तर्क और डेटा के साथ संतुलित करते हैं। वे अपने गट फीलिंग को एक शुरुआती हाइपोथेसिस की तरह देखते हैं और फिर उसे डेटा से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब फैसला तेजी से लेना हो, जब सारी जानकारी उपलब्ध न हो, तब यही अंतर्ज्ञान एक शक्तिशाली टूल बन जाता है। तो ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का झुकाव स्वाभाविक रूप से जोखिम लेने की तरफ होता है, जबकि कुछ का नहीं। क्या ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है? हाँ, जोखिम लेने की हमारी प्रवृत्ति कुछ हद तक हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, जो हमारी बायोलॉजी और अनुभवों से मिलकर बनती है। किताब में से मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है हाई रिस्क टेकर्स की। ये वो लोग हैं जो रोमांच और नयापन खोजते हैं। अक्सर इनका डोपामाइन सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, जो इन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स या हाई स्टेक बिजनेस की तरफ खींचता है। और बाकी 2 श्रेणियां? दूसरी श्रेणी है मॉडरेट रिस्क टेकर्स की। ये ज्यादातर सफल लीडर और उद्यमी होते हैं। ये सोच समझकर कैलकुलेटेड जोखिम लेते हैं। वे विश्लेषण करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़ा कदम उठाने से हिचकिचाते नहीं। और तीसरी श्रेणी है लो रिस्क टेकर्स की। ये वो लोग हैं जो स्थिरता, सुरक्षा और प्रेडिक्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। ये अनिश्चितता से बचते हैं। समाज के सही ढंग से चलने के लिए तीनों तरह के लोग जरूरी हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, क्या ये पहचान पत्थर की लकीर है? या अगर कोई लो रिस्क टेकर है तो क्या वो हमेशा वैसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। और यही इस किताब की सबसे उम्मीद जगाने वाली बात है। ये कोई फिक्स्ड पहचान नहीं है। कुंजी आत्मजागरूकता में है। पहले ये समझना कि आपका स्वाभाविक झुकाव किस तरफ है। एक लो रिस्क टेकर उस रिस्क लैडर पर चढ़कर धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ा सकता है, और एक हाई रिस्क टेकर ये सीख सकता है कि कैसे ज्यादा अनुशासित होकर सोचा समझा जोखिम लिया जाए, ताकि वो सिर्फ रोमांच के लिए खतरनाक दांव ना खेले। ये अपने दिमाग की वायरिंग को समझने और फिर उसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालने के बारे में है। तो आज के इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? अगर हमें सब कुछ एक साथ समेटना हो तो सबसे बड़ी सीख क्या होगी? सबसे बड़ी सीख ये है कि जोखिम लेना न तो कोई अंधी छलांग है और न ही सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है। ये एक कला और विज्ञान दोनों है। ये अपने दिमाग के अंदर के सिक्योरिटी गार्ड, सीईओ और मोटिवेशन कोच के बीच संतुलन बनाने की कला है। ये डर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने, अभ्यास और सिमुलेशन के जरिए अपनी क्षमता बढ़ाने और तर्क को अपने अनुभव से जन्मे अंतर्ज्ञान के साथ जोड़ने का विज्ञान है। सवाल ये नहीं है कि क्या मुझे जोखिम लेना चाहिए, बल्कि ये है कि मैं इस जोखिम को स्मार्ट तरीके से कैसे ले सकती हूँ। और ये समझना भी जरूरी है कि जोखिम से बचने की कोशिश में भी एक बहुत बड़ा जोखिम छिपा होता है। वो है एक ही जगह पे खड़े रह जाने का जोखिम, उन अवसरों को खो देने का जोखिम जो आपको एक असाधारण जीवन दे सकते थे। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला सामने आए तो खुद से पूछने वाले सवाल ये हैं: क्या ये जोखिम लेने लायक है? मेरी तैयारी क्या है? और मैं इसे स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज कर सकती हूँ? हमने जोखिम लेने की कला पर बात की, लेकिन ये एक और जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इस लगातार बदलती दुनिया में जहां हर रोज कुछ नया हो रहा है, एक ही जगह पर स्थिर खड़े रहने और कोई भी जोखिम न लेने का असली जोखिम क्या है? शायद सबसे बड़ा जोखिम कुछ न करना ही है।